मित्रों नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल लक्स टू द पॉइंट पे। आज का हमारा विषय है इलेक्टोरल बॉन्ड। जी हाँ, इस इलेक्टोरल बॉन्ड विवाद से आप अच्छी तरीके से पिछले एक हफ्ते से परिचित हो गए होंगे, किंतु क्या मुद्दा आपको कुछ समझ में आया? क्या आपको समझ में आया कि विवाद क्या था और इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वह किन रहस्यों पर आधारित था? तो चलिए आज इसी को हम सरल शब्दों में समझते हैं। तो सबसे पहली चीज, हम इस मुद्दे को समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया चुनावी बॉन्ड पर, और फिर उसके बाद क्रमवार तरीके से इस विवाद को समझेंगे और उस रहस्य को भी बताएंगे जो कि आपको बड़े बड़े न्यूज चैनल्स देखने के बाद भी समझा नहीं पाए या आपकी समझ में नहीं आया। तो स्टार्ट करते हैं इस मुद्दे को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक फैसला सुनाया चुनावी बॉन्ड योजना पर। कहा क्या कि चुनावी बॉन्ड योजना आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन करता है। यानी कि अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी का यह उल्लंघन है और साथ ही साथ इसे असंवैधानिक करार दे दिया गया। और इसने बैंक को कहा कि जो बैंक यह बॉन्ड जारी करती थी चुनावी बॉन्ड योजना, उसको कहा कि आप ऐसी योजनाओं को तुरंत बंद करें। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि आज तक जितने भी चुनावी बॉन्ड जारी किए गए हैं उसको वह बैंक जो कि चुनावी बॉन्ड जारी करती है, यह अधिकार ध्यान रखेगा, चुनावी बॉन्ड जारी करने का केवल एसबीआई के पास यह अधिकार दिया गया था। अभी हम विस्तार से पूरे मुद्दे को समझते हैं। तो एसबीआई को यह आदेश दिया कि 6 मार्च तक बैंक अपने जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उसकी घोषणा करे और सुप्रीम कोर्ट को बताए कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड किस किस ने जारी किए हैं, अगली चीज या किस किस ने खरीदे हैं। तो सबसे बड़ी चीज, चुनाव आयोग को भी बताना होगा एसबीआई को। तो अब हम जरा सा मुद्दे को स्पष्ट रूप से समझते हैं शुरू से कि यह मुद्दा क्या है, विवाद क्यों है और सुप्रीम कोर्ट के पास कौन गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। तो बड़ा सरल शब्दों में, अभी तक हो सकता है मुद्दा आपको टिपिकल लगा हो, लेकिन हम सिंपल तरीके से समझते हैं पूरे इश्यूज को कि घटना क्या है। तो सबसे पहले हम इस घटना में यह जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड होता क्या है। तो सबसे पहले चुनावी बॉन्ड को जाने, पहले हम बॉन्ड को समझ लेते हैं कि बॉन्ड क्या है। तो सरल शब्दों में अगर यहां देखा जाए तो बॉन्ड एक प्रकार का कर्ज होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई बड़ी बड़ी कंपनी है, उसे अपने व्यवसायिक प्रसार के लिए पैसे चाहिए, उसके पास कुछ रकम है और बाकी रकम की और जरूरत है, तो वह बाजार में उसके लिए बॉन्ड जारी करती है। हम और आप जैसे लोग उसका बॉन्ड खरीदते हैं, यानी कि मैं और आप उस व्यवसाय में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और बाद में जब कंपनी का मुनाफा होता है तो वो हमारा कर्जा हमें वापस कर देती है। तो बॉन्ड एक प्रकार का अर्थशास्त्र में ऋण है। अब ध्यान रखेंगे कि यदि जो बॉन्ड होता है तो बॉन्ड से मिलने वाला जो रिटर्न है उससे यील्ड कहते हैं। इस पे हम कभी डिटेल में फ्यूचर में चर्चा करेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमी के विषयों को। फिलहाल आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड क्या है, एक प्रकार का ऋण है जो आप किसी को दे रहे हैं, उसके बदले जिसको दे रहे हैं उसे आपको ऋण वापस करना होता है। फिलहाल अब चुनावी बॉन्ड क्या है, यहां ध्यान रखेंगे कि चुनावी बॉन्ड एक प्रकार से चंदा देना हुआ गुप्त रूप से किसी पॉलिटिकल पार्टी को, यानी चुनावी बॉन्ड पैसा देने का एक साधन है जिसमें कि व्यक्ति या कंपनी अपनी पहचान उजागर किए बिना किसी भी राजनीतिक दल को जिसके प्रति वह निष्ठावान है चंदा दे सकती है। आप सभी जानते होंगे कि कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। बिना पैसे के ना तो कोई आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी को अपने अस्तित्व को कोई राजनीतिक पार्टी अपने अस्तित्व को बनाए रख सकती है। परिवार को चलाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है, आप सभी इससे परिचित हैं। तो ठीक चुनावी बॉन्ड वही है कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी व्यक्ति को से ले सकता है क्या, चंदा,
और साथ ही साथ हमें आपको अधिकार है कि अपने मनपसंद की राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकते हैं। खुलेआम दे सकते हैं, गुप्त रूप से दे सकते हैं। तो जो चुनावी बॉन्ड है, गुप्त रूप से चंदा देने का हमारे आपके द्वारा एक साधन है अपने मनपसंद राजनीतिक पार्टी को। लेकिन इसमें चुनावी के साथ साथ बॉन्ड शब्द भी लगा हुआ है। तो बॉन्ड का तो ऋण होता है, यहां पर इसका क्या उद्देश्य है, ये थोड़ा सा रहस्य का विषय है। खैर फिलहाल अब यह चंदा देने की योजना चालू कैसे हुई, तो यह घटना है साल 2017 की। उस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री हुआ करते थे अरुण जेटली। अरुण जेटली ने जो 2017 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें यह योजना पेश की कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति कि अपने मनपसंद राजनीतिक पार्टी को गुप्त रूप से चंदा दे सकता है। खैर घोषणा तो कर दी, किंतु इसे लागू कब किया गया, तो जाहिर सी बात है जो अरुण जेटली जी हैं यह घोषणा बिना मोदी जी की इजाजत के तो लिए नहीं होंगे यह फैसला, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। और जाहिर सी बात है वामपंथियों के लिए, कांग्रेसियों के लिए या उनके हित में तो यह फैसला लिया नहीं गया होगा। खैर इस आगे हम देखते हैं। फिलहाल जो वह घोषणा की वित्त मंत्री जी ने, उसको 9 जनवरी 2018 को लागू कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, यानी मोदी सरकार के द्वारा। अब इसके पीछे खेल कौन खेल रहा है यह अलग मुद्दा है। अरुण जेटली जी को मोदी जी ने इशारा किया, तो मोदी जी को क्या अडानी जी ने या अंबानी जी ने इशारा किया ऐसा करने के लिए, यह एक रहस्य है। अब अगली चीज देखें। खैर इसका लाभ सभी पार्टियां ले सकती थी और हम सब अपनी अपनी पसंदीदा पार्टी को चंदा दे सकते हैं। फिलहाल इस इलेक्टोरल बॉन्ड के भीतर कौन कौन सी मुख्य बातें शामिल थी, इसको हम जरा सा समझ लेते हैं पॉइंट वाइज। तो सबसे पहली चीज यह क्या, इसका पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है जो आप सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आप और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते हैं। इसके लिए हमें आपको एसबीआई से बॉन्ड खरीदना होगा, यानी कि एसबीआई के सिवा कोई दूसरा यह बॉन्ड जारी नहीं कर सकती है। यानी कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को भी चंदा देंगे उसको, यानी यह बॉन्ड खरीदेंगे, वह केवल एसबीआई के जरिए ही उस पार्टी को चंदा दे सकते हैं, ना कि किसी और बैंक द्वारा, इस नीति के तहत। अब इसके बाद अगला चीज क्या है कि एसबीआई में आपका एक अकाउंट होना चाहिए, ताकि उस अकाउंट के माध्यम से ही आप पैसा देंगे। अब देखिए इस इलेक्टोरल बॉन्ड में एक सुविधा दी जाती है। क्या सुविधा दी जाती है, यही सबसे बड़ा संदेह का विषय है कि किस पार्टी को आपने कितना चंदा दिया है यह जानकारी गुप्त रखा जाएगा। यहां तक कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप चंदा देंगे उस पॉलिटिकल पार्टी को भी नहीं पता होगा कि मैंने या आपने उसको कितना चंदा दिया है। और हद तो तब हो गई कि जब पॉलिटिकल पार्टी और मुझे तो पता ही नहीं है, इस नियम में, इस योजना में यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग को भी बताने की जरूरत नहीं है कि आपने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। पॉइंट टू बी नोटेड, यानी कि चुनाव आयोग भी नहीं जान पाएगा कि आप किस पार्टी को कितना चंदा दिए हैं। हुआ ना रहस्य का मुद्दा ये हो। अब अगली चीज देखें। नेक्स्ट, साथ ही में यह भी इसमें कहा गया, अगला पॉइंट समझे कि यह बॉन्ड टैक्स के दायरे में नहीं आता है और ना ही इस पर किसी तरह का ब्याज दिया जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही इसमें अब गोपनीयता वाला रहस्य रखा ही गया था। तो जब ये सारी बातें हो गई तो अब क्वेश्चन है कि हम और आप अपने चंदे को किसी पार्टी को किस रूप में दे सकते हैं और कितना दे सकते हैं इस योजना के तहत। यानी कुल मिलाकर के कैसे खरीदे जाते हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी कि किस रूप में खरीदे जाते हैं। तो यहां क्या कहा गया कि मान लीजिए आपको क्या करना है, किसी पार्टी को चंदा देना है, तो वह चंदा आप निश्चित राशि में ही दे सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और यह रकम तय कितना की गई है, यह रकम तय की गई है 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ की राशि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ये पर्टिकुलर राशि तय की गई है एसबीआई के द्वारा।
ध्यान रखेंगे। यानी कि एक बार में आप 1,000 का बॉन्ड खरीद सकते हैं, या फिर एक बार में आप 10,000 का बॉन्ड खरीद सकते हैं, या फिर एक बार में आप उस पार्टी को 1 करोड़ का बॉन्ड खरीद के दे सकते हैं या चंदे में दे सकते हैं। फिर प्रश्न है आपके भीतर कि यदि मान लीजिए मैं किसी पार्टी को 4,000 चंदा देना चाहता हूं इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, तो कैसे दूंगा? तो इसमें क्या करना होगा, आपको 1,000 के 4 बॉन्ड खरीद सकते हैं। यानी ये जो बॉन्ड आप खरीद रहे हैं, इस बॉन्ड के रकम की बाध्यता है कि एक बॉन्ड की यही कीमत होगी, ना कि इसमें यह बाध्यता है कि आप इतनी ही राशि अपनी पार्टी को चंदा के तौर पे आप देंगे। यह मुद्दा क्लियर हो गया। यानी कि आप 1,000 के, अगर मान लीजिए किसी को 10,000 देना है तो 1,000 के 10 बॉन्ड ले लीजिए, या 10,000 का एक बॉन्ड ले लीजिए। किसी को 7,000 देना तो 1,000 के 7 बॉन्ड लेकर के आप दे सकते हैं, लेकिन राशि 1,000 की ही मल्टीपल्स में होगी, 10,000 की ही मल्टीपल्स में होगी, या 1 करोड़ की ही मल्टीपल में होगी। तो मान लीजिए गरीब आदमी की पार्टी है वामपंथी पार्टी, तो एक गरीब आदमी की कितनी औकात होती है, हमारे आपकी कितनी औकात है चंदा देने की, हमारा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक वामपंथी पार्टियां जो किसानों मजदूरों की पार्टी है, हम और आप मिलकर के 4,000 देंगे तो 1,000 के 4 बॉन्ड ले लेंगे। अब बाकी बीजेपी जानते ही हैं कि अडानी और अंबानी जी की कितनी निकटवर्ती है, और ये लोग देश हित में चंदा देते हैं। तो जाहिर सी बात है अडानी 1 करोड़ के 20 बॉन्ड भी खरीद करके दे सकता है एक बार में अपनी चहेती पार्टी को। फिलहाल अब इसमें विवाद क्या आ रहा है, मुद्दा उठ करके कि जो व्यक्ति बॉन्ड खरीदता है, तो बॉन्ड, मैंने अभी अर्थशास्त्र का नियम बताया कि बॉन्ड ऋण के तौर पर दिया जाता है। तो अगर वह बात यहां पर भी लागू हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में यदि अडानी ने 8 साल में 100 बॉन्ड भी खरीद लिया, यानी कि 100 करोड़ का निवेश अगर कर दिया बीजेपी में, तो जाहिर सी बात है एक व्यापारी अगर किसी पार्टी को कर्जा दे रहा है या चंदा दे रहा है, तो उसके लिए वह इन्वेस्टमेंट ही होता है, और उसके बदले वह रिटर्न चाहेगा। तो बीजेपी रिटर्न उसको किस रूप में देगी, बात आप समझ सकते हैं। खैर फिलहाल अब अगली चीज पे आते हैं, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे और इससे किस पार्टी को कितना फायदा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की क्या योग्यता होनी चाहिए यह चंदा लेने के लिए, या आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाहते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी की क्या योग्यता होनी चाहिए, इसको जरा सा 2 मिनट में समझते हैं। तो इसमें कहा गया है कि आप हर एक राजनीतिक पार्टी को यह चुनावी चंदा नहीं दे सकते हैं, केवल आप उसी राजनीतिक पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी को यह इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकते हैं जो कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत एक रजिस्टर्ड पार्टी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इसके तहत जो रजिस्टर्ड पार्टी है उसी को आप 1,000, 10,000 या 1 करोड़ की राशि का चंदा दे सकते हैं। अब अगली चीज इसमें क्या है कि उसमें भी एक और शर्त जोड़ी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जानने के भी, कि उस पार्टी को, उस पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 1% सीट यानी 1% सीट हासिल हुई होनी चाहिए पिछले इलेक्शंस में, चाहे वह चुनाव विधानसभा का हो किसी राज्य के, या फिर केंद्र के जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें उसने यह 1% सीट हासिल की हुई हो। तो ये तो हो गई पॉलिटिकल पार्टी की एलिजिबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप हर पार्टी को नहीं दे सकते हैं, केवल जो आरपीए के द्वारा रजिस्टर्ड पार्टी है उसी को देंगे, और वह भी वह अगली शर्त के साथ कि वह कम से कम 1% सीट हासिल की हो पिछले इलेक्शंस में। अब देखें तो ये तो मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यह विवाद हुआ कैसे कि जब ये सारे नियम लागू हो गए तो अब क्वेश्चन मार्क है कि मामला कोर्ट कैसे पहुंचा। तो इसके पहले एक चीज और जान लें कि कोर्ट जाने का कारण क्या था, कि क्या जब इलेक्टोरल बॉन्ड जारी नहीं होता था उसके पहले चुनावी फंडिंग की क्या स्कीम थी। जाहिर सी बात ये 18 में लागू हुआ है, तो 18 के पहले कोई व्यक्ति, हम या आप, किसी पार्टी को कैसे चंदा देते थे इसको समझ लेते हैं। तो पहले के दौर में यह नियम था कि कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपए तक की राशि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदे में दे सकता है, और यदि 20,000 रुपए से अधिक की राशि चंदे में दे रहा है किसी व्यक्ति को कैश के तौर पर, तो उसे चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन को बताना होता था
कि किसके द्वारा चंदा दिया गया है, किस पार्टी को चंदा दिया गया है, इसकी जानकारी चुनाव आयोग को होती थी। खैर, जब बीजेपी की सरकार आई तो मोदी जी के इशारे पर अरुण जेटली जी ने एक कदम उठाया। गेम को समझिएगा जरा सा यहां, कि पहले आप 20,000 तक चंदा दे सकते थे। इन्होंने कहा अरुण जेटली जी ने कि ना, अब आपकी जो अधिकतम राशि 20,000 तक गुप्त दान देने की है उसमें कटौती की जा रही है, और अब आप गुप्त दान किसी भी पार्टी को केवल और केवल 2,000 रुपए तक ही राशि में ही कर सकते हैं। यदि 2,000 रुपए से अधिक की मदद किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप कर रहे हैं, गुप्त दान के रूप में दे रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति के रूप में पॉलिटिकल पार्टी को और इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि किस पार्टी को आपने दिया है। यदि आप नहीं बता रहे हैं तो कम से कम उस पॉलिटिकल पार्टी को तो बताना ही होगा। जाहिर सी बात है कि 2,000 से ऊपर की राशि आप भुगतान नहीं कर सकते थे। कब? अरुण जेटली के फैसले के बाद। हालांकि उसके पूर्व 20,000 तक की आप भुगतान कर सकते थे। तो रहस्य यहां आ गया अब अगला, कि जो मोदी जी देश में यह कानून लेकर के आए या यह नियम लेकर के आए कि 2,000 से रुपए से अधिक का गुप्त दान नहीं कर सकता कोई व्यक्ति किसी पार्टी को, वही अरुण जेटली 2017 में यह अगला वाला नियम भी लेकर के आ रहे हैं कि आप करोड़ों रुपए चंदे में दे सकते हैं गुप्त रूप से, और आपका नाम जाहिर नहीं किया जाएगा, किंतु यह बॉन्ड के रूप में होगा। बॉन्ड की परिभाषा अर्थशास्त्र में आप जानते ही हैं। तो जो व्यक्ति अगर देगा बॉन्ड के जरिए, वह कितना लाभ लेने की कोशिश करेगा सरकार से, और किसके पास इतनी क्षमता है यह पूरा खेल खेलने की। तो देश हित में कहीं देश तो नहीं बिक रहा। खैर, यह अलग मुद्दा है कि मोदी जी हमेशा देश हित ही चाहते हैं। फिलहाल अब अगली स्थिति, तो जब ये प्लान हो गया, पूर्व की स्थिति आपने समझ लिया, अब इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद की स्थिति समझ लिया, तो अब मुद्दा कोर्ट कैसे पहुंचा। जैसे ही 2018 में 9 जनवरी को यह फैसला आया, इसके बाद ही कांग्रेस की नेता जया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एक एनजीओ थी जिसका नाम था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये 3, इसके अलावा एक और कोई व्यक्ति था, ये 4 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है का जो गुप्त फंडिंग का जो तरीका है उसमें पारदर्शिता का अभाव है, और इस पारदर्शिता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट की पीठ बैठी और उसने भी यह चीज पाया कि इसमें पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, और अगर यही स्थिति रही, इलेक्शन कमीशन को ही नहीं पता है कि किसको कितना चंदा दिया गया, तो जाहिर सी बात है इस पैसे का उपयोग चुनावी धांधली में किया जा सकता है, या बड़े बड़े पूंजीपति जिसको देंगे चंदा उससे अपना पूरा मुनाफा वसूलने की कोशिश करेंगे इस बॉन्ड के जरिए। और सतपाल मलिक का एक स्टेटमेंट तो आपको याद होगा, पूर्व राज्यपाल, उन्होंने कहा था, सतपाल मलिक ने, कि जो अडानी का पैसा है वो सारा का सारा पैसा मोदी का ही पैसा है। हालांकि इन्होंने अमित शाह जी का नाम नहीं लिया। खैर, हम और आप ये सोच सकते हैं कि जब मोदी जी हैं उनका कोई अपना व्यक्तिगत परिवार तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है अगर जो अडानी जी का पैसा मोदी जी का पैसा है, तो मोदी जी का पैसा तो हमारा और आपका पैसा है। हम और आप इसको लेकर के काफी समझदार हैं, मुद्दे को समझ सकते हैं। फिलहाल आप इस पूरी घटना से अच्छी तरह से वाकिफ हो गए हैं। अब चलते चलते इसको वाइंड अप करने से पहले अब ये बता दूं कि किस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा इसके जरिए मिला। तो जाहिर सी बात है, इसको लेकर के कांग्रेस ने संसद में सरकार से प्रश्न पूछा कि सबसे ज्यादा पैसा किस पार्टी को मिला है। तो सरकार ने कहा, 5 फरवरी को जब विपक्ष ने यह सवाल पूछा तो कांग्रेस को जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि कुल अब तक 16,518 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुआ है, और आपको बता दें कि इसमें से आधा बीजेपी का है, यानी कि करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए से अधिकतम राशि बीजेपी की है। खैर, एक चीज मैं आपसे बताना भूल गया कि जब आप किसी पार्टी को चंदा देंगे तो वह चंदा कितने दिनों में निकालना होगा, यह समय पीरियड भी इसमें तय था। जैसे कि मैं अगर आया आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, तो वह इस चंदे को केवल और केवल 15 दिन में ही भुना सकती है उस बॉन्ड को, यानी कि 15 दिन में ही उसको यह
पैसा लेना होगा, अपनी पार्टी के खाते से निकालना होगा। यदि वह पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन के भीतर यह पैसा नहीं निकालती है तो यह पैसा पीएम रिलीफ फंड में चला जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे कि यदि मैंने कम्युनिस्ट पार्टी को पैसा दिया 10,000, जाहिर सी बात है हम लोग नॉर्मल आदमी 10,000 चंदा देंगे, तो कम्युनिस्ट पार्टी को 15 दिन में वो पैसा निकालना होगा। और यदि कम्युनिस्ट पार्टी इस पैसे को 15 दिन में नहीं निकाली तो यह पैसा सीधे मोदी जी यानी पीएम रिलीफ फंड में चला जाएगा। तो मुद्दा आप समझ गए होंगे। और जाहिर सी बात है जब अडानी और अंबानी जैसे लोग दान करेंगे तो बीजेपी को पहले ही बता देंगे कि हाँ हमने आपके खाते में इतना पैसा दिया है और आप 15 दिन के भीतर निकाल लें। किंतु दूसरी पार्टियों को इसका आभास होते होते 15 दिन निकल जाएगा और पैसा फिर से चला जाएगा पीएम रिलीफ फंड में। तो खैर मुद्दा कितना समझ में आया ये आपकी अपनी वैवेकी और विचारीय शक्ति पर निर्भर करता है। यदि मुद्दा समझ में आया हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं चैनल को। ऐसे ही मुद्दों को लेकर के आऊंगा हास्य तरीके से, सिंपल वे में, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो नेक्स्ट अगले मुद्दे के लिए आप बने रहें, फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।